कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी कौन है आगे पृथ्वी की ओर। तो ये स्टेटमेंट क्या आपने कभी मेरे मुझ से पहले सुने? अगर सुने तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट चैप्टर में 6 सुने होंगे, और नहीं सुने तो आज देख लो। मैं आज आपको एक बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूँ इन कुछ प्यारे से स्टेटमेंट से। कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी कौन है आगे पृथ्वी की ओर। तो मैं यहाँ से आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ बहुत ही शानदार केमिस्ट्री का, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको कि अपन बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। अब ये जो टॉपिक है अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका कि नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल का अपन डिस्कस करें पार्ट नंबर 2। तो जिन्होंने भी अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ और पार्ट नंबर 1 देख के आओ मेटल और नॉन मेटल का। मैंने यूट्यूब चैनल अपना जो है साइंस आचार्य हिंदी मीडियम, उस पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाके जाओ और देख के आओ। एक और बात, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सअप चैनल के लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक तीनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जाके क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ बहुत जल्दी से, ताकि आपको सारे वीडियो, सारी अनाउंसमेंट, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट पेपर सब आपको एक जगह मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कमल बोले तो के, देखो कमल नमन का CA मांगे MG अलीजान ALZN, अलीजान ALZN फिर से निकले FENI, सुने प्रभु हमारी, सुने प्रभु हमारी SNPBH कौन है आगे CUHGAG, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, मतलब PTAU। तो देखो सुनते जाना। के बोले तो पोटेशियम, Na बोले तो सोडियम, Ca बोले तो कैल्शियम, Mg बोले तो मांगे मतलब Mg मैग्नीशियम, अली बोले तो Al जिसको अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम, जान बोले तो Zn जिसको अपन बोलते हैं जिंक। ठीक है, यहाँ पे जान जिंक है, कुछ और मत समझ लेना। फिर से मतलब Fe जिसको अपन बोलते हैं आयरन, निकले Ni अपना निकल, Sn ठीक है, Sn जिसको अपन बोलते हैं टिन, प्रभु Pb जिसको कि अपन क्या बोल देते हैं लेड, हमारी बोले तो H ठीक है, कौन बोले तो Cu, H बोले तो हाइड्रोजन, Cu बोले तो कॉपर, Hg बोले तो अपनी मरकरी। ठीक है, आगे बोले तो Ag सिल्वर अपनी पृथ्वी की ओर, मतलब Pt बोले तो प्लेटिनम और Au बोले तो गोल्ड। अब ये होती क्या है क्रियाशीलता श्रेणी, देखो ये तो मैंने आपको याद करवा दी। अब होता क्या है देखो, क्योंकि हर एक धातु की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, किसी भी दो धातुओं की क्रियाशीलता सेम नहीं हो सकती। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया, और ये जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें अपन ऊपर रखते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व, और जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं उन धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आपको एक बात का आइडिया लग गया होगा, सबसे ऊपर जो धातु है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, जो सबसे नीचे उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, और जो बीच में उनकी क्रियाशीलता क्या है, मध्यम है, मीडियम है, मॉडरेट है। ऊपर वालों की सबसे हाई, नीचे वालों की सबसे लो, और बीच वालों की मॉडरेट। ठीक है, अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो बहुत आसान परिभाषा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी वह क्रम है जिसमें धातुओं को उनकी अधिक से कम अभिक्रियाशीलता के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसका मतलब जो ऊपर एलिमेंट है उनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे अपन नीचे आते जा रहे हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सिंपल बात। ठीक है, तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी वह क्रम है जिसमें धातुओं को उनकी अधिक से कम अभिक्रियाशीलता के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद करवा दिया मैंने आपको। कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी कौन है आगे पृथ्वी की ओर। ठीक है बच्चों, डन है। अब NCERT जो कहती है, NCERT में अब यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस करोगे, कुछ एलिमेंट मैंने NCERT से ज़्यादा लिखे हैं यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमको फॉलो करें उनको कुछ बातें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज भी बाकी जगह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आप जुड़ चुके हो साइंस आचार्य हिंदी मीडियम से, तो आपको जो अपनी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत ज़्यादा आपको कमांड करनी है, अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है, बढ़ानी है, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो अपन ने NCERT वाली भी देख लेते हैं। NCERT में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि हमेशा चेक कर लेते हैं। इधर भी पोटेशियम है, इधर भी पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल K, सोडियम का सिंबल Na, कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम अपना Mg, उसके बाद में एल्यूमिनियम अपना Al, उसके बाद में जिंक Zn। ठीक है, उसके बाद में लोहा अपना आयरन Fe, फिर अपना सीसा। अब देखो यहाँ पे आप एक बार नोटिस करोगे Ni और Sn। ठीक है, Ni और Sn यहाँ पे नहीं दे रखे, सीधा क्या दे रखा है Pb। ठीक है, सीसा जिसको कि अपन हिंदी में सीसा बोल देते हैं। H, उसके बाद में हाइड्रोजन दे रखा है सीधा, उसके बाद में कॉपर है, ठीक है, तांबा है, उसके बाद में Hg अपनी
मरकरी या पारा है, उसके बाद में Ag गोल्ड है और इधर Ag अपना सिल्वर है और Au अपना गोल्ड है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, प्लेटिनम इधर है पर इधर प्लेटिनम नहीं है, पर अपने को पता होना चाहिए प्लेटिनम कहाँ पे होता है, सिल्वर और गोल्ड के बीच में होता है। इतनी बात अपने को पता होनी चाहिए। कुल मिला के अगर आप ये याद करते हो तो आपका कोई सा भी काम नहीं अटकने वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जो एलिमेंट्स अपने काम के वो सारे लिख दिए हैं। कमल नमन का मांगे अली जान, फिर से निकले सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की और, ठीक है। तो ये टेक्निक, ये ट्रिक अपन ने बना रखी है, इससे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन है जो ये कहती है, अपन इसको देख के क्या समझ सकते हैं, पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम क्रियाशीलता Na की उससे कम, Ca की उससे कम, Mg की उससे कम, Al की उससे कम, Zn की उससे कम, Fe की उससे कम, Ni की उससे कम, Sn की उससे कम, Pb की उससे कम, H की उससे कम, Cu की, ठीक है, उससे कम Hg की, उससे कम Ag, उससे कम Pt और सबसे कम गोल्ड। अब आप एक बात नोटिस करना, जो महंगे एलिमेंट है ना, ठीक है, जैसे अपना सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम है। इसका मतलब जो महंगी मेटल है वो हर किसी से क्रिया नहीं करती, उनकी क्रियाशीलता बहुत 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 कम होती है। तो मैं बात अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि जो अक्सर जो महंगे होते हैं, कॉस्टली जो लोग होते हैं, या ऐसे समझ लो जो महंगे लोग हैं, या ठीक ऐसे समझ लो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो हर किसी से क्रिया नहीं करते, और जो हर किसी से क्रिया कर ले समझ जाओ वो बहुत ही सस्ते हैं, ध्यान रखना। तो मैं बात करूं तो ये हर किसी से क्रिया नहीं करते अपने, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, तो ये ट्रिक अपने को दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्य। अगर कोई आपको पूछे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जाती है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, पोटेशियम की, K की, तो आंसर चला गया पोटेशियम K। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु नजर आ रहा है, सबसे नीचे कौन है, गोल्ड, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो गई, अपनी सोना, गोल्ड, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं जिंक की रिएक्शन किससे करवाता था, HCl से करवाता था, तो जिंक HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता था, ZnCl2 बनाता था, और साथ में कौन सी गैस निकालता था, हाइड्रोजन गैस निकालता था। क्या आपको ये रिएक्शन याद आती है मेरे बच्चों, जिंक HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता था, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन निकालता था। तो देखो ये जिंक कहाँ पे है, तो तुम लोग कहोगे सर जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो देखो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, और अपन ने पढ़ा हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, बहुत बढ़िया बात है। हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, सही बात है। उदाहरण ले लिया अपन ने, Zn+2HCl गिव ZnCl2+H2। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जब जिंक की अभिक्रिया मैं तनु H2SO4 से करवाऊंगा, जिंक की अभिक्रिया जब मैं तनु H2SO4 से करवाऊंगा तो उत्पाद में कौन सा लवण बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी। ये आंसर आपको कहाँ करना है, ये वाला आंसर आपको करना है कमेंट के अंदर। जाओ और कमेंट में बताओ कि क्या कौन सा लवण बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है बच्चों। आगे सुनो, हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं, वो सारी धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं। तो देखो कौन है आगे पृथ्वी की ओर, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, ये सारे जो है ये हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती। जैसे अपना क्या हो गया, Cu हो गया, ठीक है, कौन हो गया अपना Cu, कॉपर हो गया, Hg, ठीक है, अपनी मरकरी हो गई, Ag अपना सिल्वर हो गया, Pt अपना प्लेटिनम हो गया, और Au अपना गोल्ड हो गया। तो ये जो है ये हाइड्रोजन के नीचे है, और हाइड्रोजन के नीचे है तो ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे, बहुत बढ़िया। अब एक और है विस्थापन अभिक्रिया का नियम। विस्थापन अभिक्रिया अपन लोगों ने क्लास अभी 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, जहाँ पे अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके अलावा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सारी बातें अपन ने कहीं ना कहीं वहां पे की थी। अब उसमें से एक अपन ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। जो विस्थापन अभिक्रिया का नियम है वो क्रियाशीलता श्रेणी पे आधारित है। क्या है सुनो, अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है।
अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। सुनना देखो बात ध्यान से, ये रिएक्शन जो कि आपने कई बार देखी भी होगी, जिंक की रिएक्शन जब मैं CuSO4 से करवाता हूँ, जिंक की रिएक्शन किससे करवाता हूँ, CuSO4 से, तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और Cu निकल जाता है। अब आप लोगों को देखो वापस से मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख के बता देता हूँ। कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर। कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर। तो बच्चों इतनी बार अगर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ तो उसके बीच आपको एक लॉजिक जो है वो समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि अगर आप शांति से सुनते हो बैठ के और मेरे को देखते हो पूरे फोकस से, तो आपको मैक्सिमम बातें क्लास में याद हो जाएगी। इतनी बार मैं उसको बोल दूंगा, इतनी बार डिक्टेट कर दूंगा कि आपको बातें समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी। तो अगर आप फोकस से देखते और सुनते हैं तो यकीन मानिएगा आपको घर पे जाके ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स रिवाइज करने थोड़े बहुत, और आप कहोगे सर मैक्सिमम बातें तो याद ही हो गई है हमको। अब यहाँ पे एक बात समझो, अपन ने पढ़ा ऊपर जो है उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है ऊपर वाले एलिमेंट्स की, नीचे वाले एलिमेंट्स की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब बताओ जिंक और कॉपर में जिंक कहाँ है, जिंक ऊपर है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। जिंक और कॉपर में ऊपर कौन, जिंक, नीचे कौन, कॉपर। तो मैं कहूँगा जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है। अब बात सुनो, विस्थापन अभिक्रिया का नियम क्या कहता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु, सुनना मेरे बच्चों ध्यान से, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। जो कॉपर किसी जमाने में SO4 के साथ था, बहुत घमंडी बन गया था ये कॉपर, कह रहा था कि मैं SO4 के साथ हूं और हमको कोई अलग नहीं कर सकता। फिर इनकी जिंदगी में किसकी एंट्री होती है बेटा, जिंक की एंट्री होती है। और जिस दिन जिंक इनके जिंदगी में आता है तबाही मचा देता है। कैसे तबाही मचाता है, जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, SO4 जिंक को देखते ही किसके साथ रवाना हो जाता है, जिंक के साथ में, और जिंक और SO4 मिलके क्या बना लेते हैं, ZnSO4, और कौन निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है। कॉपर को एहसास होता है कि बात क्या थी, समय की थी। जब तक हमारी जिंदगी में, किसकी जिंदगी में, Cu और SO4 की जिंदगी में कोई अधिक अभिक्रियाशीलता तो नहीं आया, तब तक SO4 कॉपर के साथ था। पर जब इसकी जिंदगी में कौन आया, जिंक आया, तो ये किसके साथ आ गया। ठीक है, जब इसकी जिंदगी में जिंक आया तो जिंक SO4 के साथ आ गया। तो जब हम जिंक की अभिक्रिया CuSO4 से करवाते हैं तो बनता है ZnSO4 और साथ में निकलता है अपना Cu। साथ में क्या निकलता है अपना Cu। इसका मतलब कॉपर अलग हो चुका है। तो ये देखो सुनना ये वाली बात, अधिक अभिक्रियाशील धातु मतलब कि जिंक, ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। बहुत आसान बात। ठीक है, उदाहरण Zn प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी सुनते जाना। अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, तो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अधिक से कम या मैं कहूँ घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सूची अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। आगे सेकंड, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो देखो सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, तो वही सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम के। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, सबसे नीचे कौन है, गोल्ड, तो वो क्या होगी, अपने सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो गई। आगे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया, सिंपल बात। तो जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया, तो एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण से हटा देता है। जो कॉपर किसी जमाने में SO4 के साथ था आज अकेला है, और जो जिंक किसी जमाने में अकेला था आज SO4 के साथ है। तो कॉपर को बात समझ आ गई थी कि वो बात उस समय की थी जब SO4 को मेरे अलावा और कोई क्रियाशील नहीं दिखा, पर जब SO4 को मेरे से अधिक क्रियाशील नजर आया तो उसने मेरे को निकाल फेंका और खुद जिंक के साथ ऐड हो गई। तो यही है बेटा दुनिया। तो इस आपको लोगों को क्या बनना है, अधिक अभिक्रियाशील बनना है। ठीक है, जिंक की CuSO4 से अभिक्रिया करे ZnSO4 प्लस Cu बना, ये विस्थापन अभिक्रिया। अब जल्दी से देखो रैपिड रिवीजन करते हैं अपन, जो भी अपन ने पढ़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे अपने को कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो देखो कमल सबसे पहले आता है, नमन का मांगे अलीजान फिर से, अब निकले है नहीं, सुने प्रभु हमारी, सुने भी नहीं है, प्रभु हमारी है, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, तो ये एकदम सही है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता K की, उससे कम Na की, उससे कम Ca की, उससे कम Mg की, उससे कम Al की, उससे कम Zn की, उससे कम Fe की, उससे कम Pb, उससे कम H, Cu, Hg, Ag, Au।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये अपना पीबी, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ध्यान रहेगी बात। ऊपर की धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है, पता है। नीचे की धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकालती है। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, और हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती। जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तो ये अपन ने करा रैपिड रिवीजन, जो भी क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ी उसकी ये समरी है। तो बेटा सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखी मिलेगी, और ये बातें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। एक दिन मेहनत कर लो और 5 दिन मेहनत नहीं करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। आप रोज़ अगर मेहनत कर रहे हो किसी कार्य को लेके, रोज़ अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो आप उसमें एक दिन परफेक्ट हो जाओगे, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। तो जो सफलता है वो एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, वो लगातार मेहनत से मिलती है। और अगर आप तैयार हो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने के लिए लगातार, रोज़, एवरीडे, तो आप बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे अपन स्टार्ट करेंगे धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो एक बार जल्दी से आपको 5 मिनट का समय देता हूं, आप लोगों को जल्दी से क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट तो नहीं है। हो तो बताओ, नहीं हो तो अपन आगे चले। हाँ तो बच्चों, आपको बात समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, और बातें समझ आ रही हो तब भी मेरे को बताना, क्योंकि आपके बताने से ही हमको पता चलेगा कि जो हम काम कर रहे हो कैसा है, क्या है। तो देखो, आगे अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सिंपल सी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था, धातु जो होता है मेटल, उसका सपना होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना। और पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए वो क्या करता है, देखो सोडियम की अगर मैं बात करूँ, सोडियम जब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, इसका मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, सिंपल बात है। क्लोरीन अगर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो धातु और अधातु के सपने बता देता हूँ बहुत आसान भाषा में। सोडियम को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना था, तो उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्लोरीन को अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, ठीक है, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन के आने से। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो धातु ने अपने ऊपर प्लस चार्ज कैसे लाया, इलेक्ट्रॉन निकाल के। और ये धातु जो है, इसने क्या किया, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आए, कैसे, इलेक्ट्रॉन लेके। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातु अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखती है, धातु अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखती है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं, एक लाइन लिख दी, धातु और अधातु की अभिक्रिया से कुछ बनेगा क्या। तो जब धातु अधातु से अभिक्रिया करता है, सोडियम अपने पास धातु है, ये Cl अपने पास क्या है, अधातु है। तो Na सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु। तो जब धातु मेटल और अधातु नॉन मेटल आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो आयनिक, तो सामान्यतः आयनिक यौगिक, या मैं बोलूँ आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो धातु और अधातु की सामान्यतः धातु तथा अधातु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। अभिक्रिया की प्रक्रिया को समझते हैं। धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, ठीक है, ये छोड़ ही रही है। देखो, धातु इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल रही है। धातुएं अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती है और क्या बनाती है, धनायन बनाती है, मतलब पॉजिटिव आयन बनाती है। उदाहरण देख लो, सोडियम जब सोडियम प्लस में गया तो उसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब धातु में इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आती है। बहुत बेसिक सी बात है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो। अगर किसी भी एलिमेंट पे, या ऐसे समझ लो, मेरे पे कोई चार्ज नहीं है, मान लो, ठीक है, मेरे ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँगा मेरे पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है मान लो आपको, तो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं अपने अंदर से। तो पॉजिटिव चार्ज कब नज़र आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकालता है, जब कोई नेगेटिव चार्ज कब नज़र आता है, जो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, धातुएं अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती है, निकाल देती है, निकाल फेंकती है और धनायन बनाती है। उदाहरण सोडियम, जब सोडियम प्लस में गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ऐसे ही अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेती है। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, मतलब नेगेटिव आयन, या नेगेटिव जो है नेगेटिव आयन या ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। उदाहरण, क्लोरीन ने, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, क्लोराइड, मतलब या क्लोरीन ऋणायन बना लिया, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम धनायन, ये सोडियम परमाणु, ये क्लोरीन परमाणु, ठीक है। आगे
आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है? आयनिक यौगिक का निर्माण, विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिंपल सी बात है, जो ऑपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, विपरीत चीजें एक दूसरे को क्या करती है? विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। Na+ ने Cl- के साथ क्रिया की और क्या बना लिया? NaCl बना लिया। अब इसको अपन ऐसे समझेंगे, सुनना। हुआ क्या था, कहानी समझो इसकी। जब अपन ने सोडियम और क्लोरीन लिया, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन लिया, तो 2Na+Cl2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? 2NaCl बना लेता है। 2NaCl2 से रिएक्ट करके 2NaCl बना लेता है। सोडियम क्या है अपने पास? यहाँ पे सोडियम एक धातु है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक धातु है। उत्पाद का नाम क्या? उत्पाद का नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या अपन बोलते हैं? साधारण नमक। तो जो साधारण नमक होता है, जो कि अपन घरों में काम में लेते हैं सब्जी वगैरह में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सोडियम, फॉर्मूला हो गया NaCl, जिसका कि रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका कि सामान्य नाम होता है साधारण नमक। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, तीनों एक ही है, ठीक है। आगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, MgO बनाते हैं। अब ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, चेक करते हैं। मैग्नीशियम इधर कितने हैं? 2, इधर भी मैग्नीशियम कितने हैं? 2। मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन पे इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर देखो 1 MgO में 1 ऑक्सीजन, तो 2 MgO में 2 ऑक्सीजन। ये 2 MgO का मतलब समझते हो? 2 MgO का मतलब है ये एक MgO और ये एक और MgO, ये 2 MgO है। इसमें मैग्नीशियम कितने? 2, इधर भी 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर भी 2 है। तो ये रिएक्शन भी अपनी बैलेंस है। बैलेंसिंग मैंने आपको कहाँ सिखाई थी? चैप्टर नंबर 1 में सिखाई थी, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में। प्लेलिस्ट बना रखी है, पार्ट नंबर 3 था शायद, उसमें मैंने आपको 15 से 17 सवाल करवाए थे बैलेंसिंग के, बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार। तो वो जाके आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन क्या अधातु है। उत्पाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नाम है MgO, ठीक है, नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला है MgO। अब आयनिक यौगिकों के गुण की बात करते हैं। आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो आयनिक यौगिकों के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है। सेकंड, ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके पास आयन नहीं होंगे। आयन नहीं होंगे तो ये विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देंगे। तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। थर्ड पॉइंट, पिघली या जलीय अवस्था में विद्युत के चालक। अगर अपन इनको उठा के जल में फेंक दें तो जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में जाने के पश्चात अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक जल में जाने के पश्चात अपने आयनों में टूट जाते हैं, अथवा अगर उनको पिघलाते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मोल्टन, ठीक है, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट के अंदर। तो मोल्टन स्टेट अपन ने उनको पिघलाया तो भी वो किसमें टूट जाएंगे? जब मोल्टन स्टेट में होंगे और एक्वस कंडीशन में होंगे तब भी वो क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। मतलब आयनों में टूट गए, आयनों में टूट गए मतलब विद्युत के चालक है। और सामान्यतः जल में कैसे होते हैं? घुलनशील। सामान्यतः जल में घुलनशील। अब है बोर्ड परीक्षा है तो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से? 1 लाइन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। धातु और अधातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कोई भी जब पूछे धातु और अधातु की अभिक्रिया से क्या बनता है तो आपको बोलना है धातु और अधातु आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। NaCl में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? तो अभी मैंने आपको बताया NaCl में धातु कौन है? सोडियम, और धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन देती है। तो NaCl में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? सोडियम, जो कि अपने पास धातु है। NaCl में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है? तो देखो इन दोनों रिएक्शन को पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको पहले बताया वापस बताता हूँ। सोडियम जब सोडियम प्लस में जाता है तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बनाता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन देती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती है। तो इन्होंने पूछा ना इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, मतलब लेता है। तो क्लोरीन Cl जो कि अपने पास क्या है? एक अधातु। आगे रैपिड रिवीजन सुनना जल्दी से, जो अपन ने अभी पढ़ा उसको समराइज करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातु और अधातु आपस में क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो साइंस आचार्यविद VIO सर आपको क्या बोलते हैं? ज्ञान ही सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपना ज्ञान मजबूत करते हो तो आप जीवन में एक दिन जरूर सफल होंगे और बहुत अच्छा करोगे लाइफ के अंदर। तो मेहनत करनी बहुत जरूरी है बच्चों। देखो एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस चैनल पे अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, क्योंकि जो बच्चे 10th क्लास के देख रहे हैं चैप्टर,
हमने उनको चैप्टर नंबर फर्स्ट करवा दिया अच्छे से डिटेल में, चैप्टर नंबर सेकंड करवा दिया अच्छे से डिटेल में, चैप्टर नंबर थर्ड करवा रहे हैं अच्छे से डिटेल में। उसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के रैपिड रिवीजन बना रखे हैं, जिसमें 15-15, 20-20 मिनट में मैंने कंप्लीट चैप्टर खत्म कर रखा है। तो आपके टोटल 13 चैप्टर है 10th क्लास में, जिसमें से मैंने 3 खत्म कर दिए हैं। अभी चल क्या रहा है, तो जून चल रहा है, अभी जून में मैंने 3 चैप्टर खत्म कर दिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, धीरे धीरे मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो जो भी बच्चे अभी मेरे को देख रहे हैं, अगर वो चाहे तो 3 चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन इसके बाद 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो 4 चैप्टर खत्म कर लोगे आप छुट्टियों के पहले पहले, मतलब जब जुलाई में स्कूल्स ओपन होगी तो उसके पहले पहले आप चाहो तो आपकी 4 चैप्टर अगर केमिस्ट्री में, इसमें साइंस के अंदर खत्म कर सकते हो। तो अपन बच्चों से कहीं आगे हो जो कि छुट्टियों में टाइम पास कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इंस्टाग्राम फालतू चला के, यूट्यूब पे फालतू चीज़ें देख के, या जिसका कोई लेना देना नहीं है ऐसा काम करके, ठीक है। और अगर वो पढ़ाई को समय नहीं दे रहे हैं, 1-2 घंटे भी अगर वो समय नहीं दे रहे हैं, तो वो आप जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनसे पीछे हो जा रहे हैं। देखो सिंपल बात है बच्चों, अगर टाइम पास कर रहे हो तो एक बात मान के चलना कि कोई है जो मेहनत कर रहा होगा, और जो मेहनत कर रहा होगा वो आपसे अगर ज़्यादा मेहनत, पहली बात वो मेहनत कर ही रहा है और आपसे आगे है वो, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हो। अगर आप टाइम पास कर रहे हो और वो मेहनत कर रहा है तो देख लो वो आगे निकल जाएगा, सिंपल बात है। तो जब आप लोग आराम कर रहे हो, ये दिमाग में सोचा करो, कोई ना कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो कि 10th क्लास को लेके सीरियस होगा और पढ़ रहा होगा। और अगर वो पढ़ रहा होगा तो क्यों ना आपको भी पढ़ना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आप समझो कुछ बातें। ऐसे कैसे, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो सर ने मैथ्स में भी आपको शायद 3 या 4 चैप्टर कवर करवा दिए हैं, तो आप साइंस और मैथ्स तो कम से कम कर ही सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने सोशल वाले जो सर है हमारे, बहुत बेहतरीन सर है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे, काफ़ी सीनियर है सर, तो उन सर ने आपको 2 चैप्टर खत्म करवा रखे, ठीक है। शायद एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य और एक शायद जैव विविधता, है ना, जैसे मेरे को याद है, एक तो जैव विविधता, एक वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप वो 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो वहाँ जाके। तो अगर आपको अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है तो मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आपके पास समय है, अभी अच्छा खासा समय है, तो छुट्टियों में बैठ के आप बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। और आप अगर अभी से, देखो ज़्यादा भी समय नहीं देना होता, अगर आप 2-3 घंटे भी अभी दे रहे हो छुट्टियों में, अगर आप रोज, देखो सिंपल सी बात, अगर आपने 30 दिन, जैसे मान लो आप 30 दिन का टारगेट बनाओ, रोज 3 घंटे पढ़ रहे हो, 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 90 घंटे। तो आप 90 घंटे पढ़ ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ना। 90 घंटे पढ़ने पे आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, इन्हेंस होगी, आपको नए नए वर्ड समझ में आएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो अब आगे अपन स्टार्ट करेंगे आयनिक यौगिकों के गुण को थोड़ा सा डिटेल में समझना। जो अभी अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जल में सामान्यतः विलय होते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, पर आयनिक अथवा जलीय अथवा मैं बोलूँ गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ये सारे पॉइंट्स अब अपन डिटेल में करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जल्दी से एक बार बता दो, अगर कोई डाउट हो पीछे अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें हो तो बताओ, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी टॉपिक अपना। इस टॉपिक को एंड करके अपन लेक्चर एंड करेंगे, तो सुनना ध्यान से। आयनिक यौगिकों के गुण पढ़ रहे हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो देखो सबसे पहली बात, आयनिक यौगिक कोई भी आपको बोले ना कौन है आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक कौन है, जो आयनों से मिलकर बना है। और आयन कौन होंगे अपने पास, धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो आयनिक यौगिक जिनको अपन बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। धनायनों मतलब कैटायंस, धनायन को अपन बोलते हैं कैटायंस, और ऋणायनों जिसको अपन बोलते हैं एनायंस, के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण बनते हैं। प्रबल वैद्युत आकर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल, इसका मतलब धनायन और ऋणायन का आकर्षण बल है। सिंपल बात है, क्योंकि विपरीत आवेश है तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। और आकर्षण बल के पहले आपको क्या वर्ड यूज में लेना है, प्रबल वैद्युत, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण बनते हैं। वापस से पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आयनिक यौगिक जो अपने पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं धनायनों और ऋणायनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण बनते हैं। उदाहरण NaCl, NaCl को अपन क्या इसके नाम से बुलाते हैं, सोडियम क्लोराइड, एक प्रकार का कैसा यौगिक, आयनिक यौगिक। MgO जिसको कि अपन बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस प्रकार का यौगिक, आयनिक यौगिक। CaCl2 जिसको कि अपन बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैसा यौगिक, आयनिक यौगिक। नंबर 1 कठोर एवं भंगुर, नंबर 1 कठोर एवं भंगुर, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। आयनिक यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः कठोर होते हैं, ठीक है। अधिक बल लगाने पर टूट जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, भंगुर कहलाते हैं। तो आयनिक यौगिक सामान्यतः कठोर होते हैं। देखो कठोर तो ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल, भंगुर का मतलब क्या है, अधिक बल लगाने पर टूट जाते हैं।
अधिक बल लगाने पर टूट जाते हैं, इसलिए भंगुर कहलाते हैं, ब्रिटल कहलाते हैं। उदाहरण NaCl का क्रिस्टल। ठोस अवस्था में होता है, अवस्था इसकी ठोस है, और अगर अपन ज्यादा फोर्स लगाए, ज्यादा प्रेशर लगाए तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिसको कि अपन बोलते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उदाहरण NaCl का क्रिस्टल। आगे उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कब आता है, जब अपन ठोस से किस में जाते हैं, द्रव में। बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब अपन लिक्विड से किस में जाते हैं, गैस में। तो ठोस से द्रव जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, द्रव से गैस में जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो उच्च गलनांक एवं क्वथनांक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके। इसका रीजन कोई पूछे क्यों होते हैं, तो अपन बोलेंगे आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, या अपन बोलेंगे आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण। क्या बोला मैंने, आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्हें पिघलाने, ठीक है, या उबालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब गलनांक और क्वथनांक ज्यादा है, मतलब इसको या तो पिघलाना है या उबालना है। तो अगर पिघलाएंगे मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाली बात करें अपन, मेल्टिंग वाली, और उबाल रहे हैं मतलब हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। तो जब अपन इनको पिघलाएंगे उबालेंगे तो इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने को। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगला उदाहरण, NaCl का गलनांक लगभग 801 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे अब आपको डेटा याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है टेंशन नहीं लेनी है। अभी अपने को बस इतना दिमाग में रखना है कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब 801 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूँ ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री जो सेल्सियस है उस पे अपना द्रव किस में चेंज होता है, गैस में। ये अपने वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल द्रव से गैस में जाता है। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस कैसा होता है। ठीक है, भाप समझ लो ना, जब अपन पानी को उबाल रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस है वो, जब द्रव गैस में जा रहा है। यहाँ पे अपन देखो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 801 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत भयंकर ऊर्जा चाहिए। तो NaCl का गलनांक लगभग 801 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे, जल में सामान्यतः घुलनशील, अधिकांश आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ यौगिक जल में नहीं घुलते। ठीक है, तो ज्यादातर घुल जाएंगे, कुछ कुछ है जो नहीं घुलेंगे, वो अलग बात है। तो उदाहरण NaCl पानी में घुलता है। NaCl पानी में घुल जाता है। नमक को अपन पानी में घोल लेते हैं ना, अरे नमक को पानी में घोलते हैं, अगर नहीं घुलता तो सब्जी बनती क्या। ठीक है, कुछ भी आप लोग बना रहे होते तो कोई भी चीज़ नहीं बनती, पता चले नमक अलग ही दिख रहा है अपने को, पानी अलग ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे जब हम शिकंजी वगैरह बनाते तब भी उसमें नमक वगैरह शक्कर वगैरह सब घोलते ही हैं, तो ये पानी में घुलता है। आगे, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, इसलिए विद्युत का संचालन नहीं होता है। इसलिए विद्युत का संचालन नहीं होता, इसलिए विद्युत का संचालन नहीं होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। आयन गति नहीं कर सकते तो अपन कहेंगे स्वतंत्र रूप से, फ्रीली अगर वो मूव नहीं कर पा रहे और आयन मूव नहीं कर रहे तो अपन कहेंगे कि वो चालक नहीं कुचालक होगा। ठीक है, विद्युत का संचालन नहीं होगा। पिघली अथवा जलीय अवस्था में विद्युत के चालक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट समझ गए, वाटर की प्रेजेंस में, है ना, पानी की उपस्थिति में। मोल्टन, अपन ने उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा उष्मा ताप देके पिघला दिया है। ठीक है, तो पिघली हुई, ठीक है, जिस मोल्टन मतलब पिघली हुई, या जलीय जिसको अपन बोलते हैं एक्वस में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। देखो सिंपल बात, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। पिघली जिसको क्या बोलते हैं मोल्टन, या जलीय जिसको क्या बोलते हैं एक्वस, तो मोल्टन या एक्वस स्टेट में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए विद्युत का संचालन होता है। ठीक है, उदाहरण, पिघला हुआ NaCl विद्युत का चालक होता है। पिघला हुआ NaCl विद्युत का चालक होता है। ऐसे कैसे, एक और बात बोलता हूं, जल में घुला हुआ NaCl भी विद्युत का चालक होता है, पर ठोस अवस्था का NaCl विद्युत का चालक नहीं होता, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, जबकि मैं बात करूं जल की उपस्थिति में अथवा पिघले हुई कंडीशन में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए विद्युत के चालक होते हैं। आगे, NCERT के कारण आधारित प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो सिंपल बात, धनायनों और ऋणायनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होगा? आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण। ठीक है, आगे, आयनिक यौगिक
ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव नहीं करते हैं वो। जबकि सुनना ध्यान से, जबकि गलित अवस्था में अथवा जलीय अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। तो अपन बोलेंगे क्योंकि गलित में अथवा जलीय अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, अतः विद्युत का चालन करेंगे, जबकि ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, अतः विद्युत का चालन नहीं करेंगे। आगे, आयनिक यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन क्यों करते हैं? तो सवाल आ गया, क्योंकि पिघली हुई अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। क्विक रिवीजन टेबल सुनना। गुण की बात करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण कठोर होते हैं, हाँ आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। भंगुर होते हैं, ब्रिटल, हाँ भंगुर होते हैं। उच्च गलनांक, हाँ उच्च क्वथनांक, हाँ जल में घुलनशील, हाँ ठोस अवस्था में चालक नहीं, ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते क्योंकि आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। पिघली हुई अवस्था में चालक, हाँ द्रव अवस्था में, जलीय अवस्था में चालक, हाँ। तो ये अपन ने कुछ पॉइंट्स देख लिए। कठोर होते हैं, भंगुर भी होते हैं, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, जल में घुलनशील होते हैं सामान्यतः, ठोस अवस्था में चालक नहीं होते हैं और पिघली हुई अवस्था में चालक होते हैं, जलीय अवस्था में भी चालक होते हैं। वन लाइन एनसीईआरटी रिवीजन, जल्दी जल्दी 4-5 इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी की। आयनिक यौगिक कठोर एवं भंगुर होते हैं, पहली बात, आयनिक यौगिक कठोर एवं भंगुर होते हैं। क्विक रिवीजन, ठीक है, रैपिड रिवीजन। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, एकदम सही बात है। ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। अगला अपन, ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। पिघली एवं जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि वहाँ पे आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर अपन एंड करते हैं बच्चों इसी के साथ में। अगली क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति एवं धातुओं का निष्कर्षण, कि अपन धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी की, अगर मैं बात करूं भूपर्पटी में उपस्थित, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो धातुएं हैं, अब उनको अपन कैसे पहले तो निकालें और उसको अपन कैसे प्योरीफाई करें, मतलब उसको पहली बात तो निकालना और फिर उसको प्योर करना ताकि वो धातु अपने को मिल सके। तो उसमें अपन पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति एवं धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, मेटल्स अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये टॉपिक अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बात बोल देता हूँ, छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता का आधार है। अगर आप आज थोड़ी थोड़ी देर पढ़ने लगते हो, आधे घंटा टाइम निकालते हो, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आधे घंटे से 1 घंटे पे लेके जाते हो, देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और आप एक दिन में लगातार 6 घंटे पढ़ने लग जाओगे। आपको छोटे छोटे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, अगर मान लो अभी तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, वीडियो देखना सेल्फ स्टडी नहीं है। वीडियो देखना या अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ये आपने क्या करा, इसको मैं सेल्फ स्टडी नहीं बोलूँगा। सेल्फ स्टडी अपन उसको बोलेंगे जब अपन ने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, सर की हेल्प से, हमारी हेल्प से आपने अच्छे से नोट्स बना लिए, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हो। अब आप शांत एक जगह एकांत में बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ, वहाँ पे उस चीज़ को रिवाइज करना सेल्फ स्टडी है। तो अगर आप मिनिमम 3 घंटे भी सेल्फ स्टडी करते हो अभी तो अच्छी बात है, पर इस सेल्फ स्टडी को जो बच्चा 1 घंटा कर रहा है उसको 2 घंटे पे लेके जाना है। सेल्फ स्टडी को 3 घंटे कर रहा है तो उसको धीरे धीरे 4 घंटे पे लेके जाना है, और ये धीरे धीरे होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा आप लगातार 6 घंटे एक साथ पढ़ने लग जाओ। आधे घंटे की आदत डालो, फिर धीरे धीरे आधे घंटे को 1 घंटे पे शिफ्ट करो, फिर 1 घंटे को धीरे धीरे 2 घंटे पे शिफ्ट करो, ठीक है। ये जो टेक्निक है आपको काम में लेनी है, लगातार मत पढ़ो। देखो 45 जैसे मान लो 1 घंटे आपको पढ़ना, मतलब ऐसे समझ लो 1 घंटे का टाइम निकाला आपने 2 से 3 का, अब 2 से 2 45 पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। 15 मिनट में छोटे मोटे इधर उधर मिल के आ जाओ घर पे सबसे, है ना। 15 मिनट फिर से ब्रेक लिया, ठीक है। 15 मिनट में अपन 2:45 पे निकले थे, 3 बजे अपन सबसे घर में इधर उधर मिल लिए, 3 बजे फिर से पढ़ने बैठ गए, 3 से 3:45 फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप ये प्रयास करोगे तो आप अपनी सफलता निश्चित पा सकते हो। आप सुनो बच्चों एक और बात ध्यान से, अगर अभी तक भी किसी ने टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जाके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, जो भी आपका फीडबैक है आपको देना है, जो भी बात आपको समझ आई ये भी बताना है कि हाँ सर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, कोई बात नहीं भी समझ आई तब भी आप बता सकते हो। एक और बात कि जो भी बच्चे 3rd चैप्टर देख रहे हैं और उन्होंने 1st 2nd नहीं देखा है तो जल्दी से जाके 1st और 2nd देखो। अगली क्लास में जब आप लोग आओगे तो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपने कितने चैप्टर की वीडियोस देख ली है। बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय बच्चों।